जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज है हमारा ग्रुप डी का सेट नंबर 5। चूँकि इस सेट का आज 5वां दिन है, तो आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का 5वां सेट, जो कि ऑनलाइन मोड में रहेगा। और इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन का निचोड़ देंगे, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, ओरिएंटल होगा, जो आने वाले आगामी परीक्षा जैसे रेलवे के सभी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये स्पेशलिस्ट ग्रुप डी के लिए है, लेकिन ये सभी परीक्षा में पूछता है, रेलवे का जितना भी, क्योंकि सबका एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट कराती है, तो इसका सिलेबस यही है। तो चलिए इस वीडियो को देर नहीं करते हुए आज का इस सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है, उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो हम पहले भी बताए थे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है और T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है, तो T1 T2 के बीच संबंध है। तो क्वथनांक की अगर बात करते हैं तो T1 ज़्यादा होगा, T2 कम हो जाएगा। चूँकि दिल्ली में क्वथनांक ज़्यादा होता है, दिल्ली में ज़्यादा होता है और शिमला में कम होता है। और शिमला में कम क्यों होता है हम बताते हैं। क्योंकि शिमला जो है पहाड़ी क्षेत्र आता है, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब घटेगा, और दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाता है। तो दिल्ली में क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा और शिमला में कम हो जाएगा। चलिए तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। तो खाना बनाने वाले बर्तन में निम्न विशिष्ट ऊष्माधारता होता है और उच्च तापीय चालकता होता है। इसकी विशिष्ट ऊष्माधारता निम्न होता है और तापीय चालकता उच्च होता है। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्माधारता होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की ऊष्माधारता अधिक होती है, ऊष्माधारता ज़्यादा होती है। उसके बाद होती है जल की, इसके बाद जल की होती है। मेरे बोर्ड पर उतना स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आवाज़ को सुनिएगा। हाइड्रोजन गैस की उस विशिष्ट ऊष्माधारता उच्च होती है, 150 किलो जूल पर ग्राम। और उसके बाद होते हैं पानी की। तभी तो गाड़ी के रेडिएटर में वाटर डाला जाता है, क्योंकि सारे ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि उसकी क्षमता अधिक है। तो चलिए इस सेशन का चौथा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का कुचालक एवं बैड कंडक्टर है। तो इस सवाल को आप लोग सभी मार दीजिएगा, लकड़ी। लकड़ी बैड कंडक्टर है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक मतलब अपस्रव है, तो अपस्रव तरंग हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा तो श्रव्य हो जाएगा, श्रव्य। श्रव्य अब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, तो जैसे ये अल्ट्रासोनिक है, पराश्रव्य हो जाएगा। और 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रव्य। समझे आप, श्रव्य। अब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है क्या, अपश्रव्य तो हो गया, हाँ अपश्रव्य होता है, श्रव्य हो जाएगा, ये हो जाएगा अपश्रव्य। अपश्रव्य। अब 20 किलो हर्ट्ज ज़्यादा हो जाएगा तो पराश्रव्य, पराश्रव्य। तो चलिए छठा नंबर सवाल देखते हैं। लगातार या एकाधिक डैश अधिक बार सुना जा सकता है के कारण प्रतिध्वनियों एक से होते हैं। तो ये चला जाएगा परावर्तन। जितना भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम हो गया, रेडिएशन हो गया, ये सब परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। रेडियो हो गया, सोनार हो गया, ये सब जो है सब परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है।
चलिए तो 7वां नंबर सवाल, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तो एक्सरे किरण का प्रयोग करते हैं, यानी कि बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो इसका एक फार्मूला होता है, v बराबर होता है एन लेमडा। तो लेमडा की अगर बात करें तो लेमडा बराबर हो जाएगा v बाई एन। एन जो कि आवृत्ति है, लेमडा जो है तरंगदैर्घ्य है, v क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल। तो अगर बात करते हैं कि अगर आवृत्ति कम होगा तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आवृत्ति अगर कम लेंगे तो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई भी सवाल हम कंटेंट के ऊपर निर्भर करते हैं, ना कि रट्टा रटाया हुआ। हम हर एक सवाल का कंटेंट देंगे, उसका सलूशन देंगे, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़े, समझे। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि तरंगे होती है, तो चला जी, ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग बोले या फिर यांत्रिक तरंगे बोले। अनुदैर्घ्य नहीं रहेगा तो यांत्रिक मार देंगे, और अगर यांत्रिक नहीं रहेगा तो अनुदैर्घ्य मार देंगे, अनुदैर्घ्य। और जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो सब अनुप्रस्थ है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कितना हो जाएगा, अनुप्रस्थ। विद्युत चुम्बकीय तरंग आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ बोर्ड पर स्पेस नहीं है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, ध्वनि डैश में संचरण करती है? तो चला जी, ध्वनि सभी विकल्पों में संचरण करती है, चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, सिर्फ निर्वात में गमन नहीं करती है। निर्वात में गमन नहीं करेगी। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा। रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं विमान नेविगेशन, यानी कि इसमें, समझे। और अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं कहाँ? अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं सेलुलर फोन में, ठीक। और जैसे सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं सेलुलर फोन में। अवरक्त किरण का प्रयोग कहाँ करते हैं? घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट स्विच में। रिमोट स्विच में सूक्ष्म तरंग होता है और अवरक्त किरण होता है, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म तरंग का प्रयोग हो जाएगा सेलुलर फोन में, और गामा किरण तो है ही है कैंसर में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, बी इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे डैश करते हैं कण संचरण की दिशा में कंपन। अनुदैर्घ्य हो जाएगा तो समानांतर हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। लंबवत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। चलिए तो 13 नंबर सवाल देखते हैं, विरलीकरण वहाँ होता है जहाँ वायु का दाब क्या होता है? निम्न होता है। और संपीडनीकरण में उच्च होता है। संपीडन में वायु दाब होता है उच्च, विरलीकरण में क्या होता है? निम्न होता है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है? तो पराश्रव्य तरंग जो कि 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, बाकी ये तीनों जो है मनुष्य सुन सकते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, तापमान बढ़ने ध्वनि की गति बढ़ती है। ध्वनि की गति जो है बढ़ता है, किसमें बढ़ता? ध्वनि की गति बढ़ता है, ताप बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो, आर्द्रता बढ़ेगा तो, आर्द्रता बढ़ेगा तो, प्रत्यास्थता बढ़ेगा तो, प्रत्यास्थता बढ़ेगा तो बढ़ेगा, समझे। चलिए तो 16 नंबर, संपिंडों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पर वायु का दाब क्या होता है? उच्च होता है, यानी कि डी इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, टोन कहते हैं, समझे। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर, वायु में 0 डिग्री सी तापमान पर ध्वनि की गति होती है तो 331 मीटर पर सेकंड, या फिर 332 कहीं पर दे देता है, 331 ना रहा तो 332 भी मार सकते हैं, समझे।
लेकिन 331 से जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला आंसर, ये हो जाएगा दूसरा आंसर। अगर 331 था 331 मारिएगा, अगर 331 नहीं रहा तो 332 मारिएगा, न कि छोड़ के आइएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक होता है। चलिए तो 19वां नंबर सवाल देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की गति 350 मीटर पर सेकंड है। यदि इसकी तरंग दर 2 सेंटीमीटर है, यदि इसकी तरंग दर जैसे यदि इसकी तरंग दर 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति होगी। तो आवृत्ति बराबर पढ़ें आप लोग ना, आवृत्ति यानी v बराबर एन लेमडा, तो एन बराबर v बटा लेमडा। तो इसको यहाँ से कीजिएगा 350, इसको यहाँ से कीजिएगा 350 बटा 2, सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलिएगा तो गुना हो जाएगा ऊपर में 100, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 175, 17,500 हो जाएगा। यहाँ पर सुधार दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 17,500, यहाँ पर क्या हो जाएगा 17,500। ऑप्शन में गड़बड़ी है, हट जाए। चलिए तो इस सेशन का लास्ट सवाल देखेंगे और 20वां प्रश्न देखेंगे। चलिए, एक अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है तो 20,000 से अधिक होती है, इससे अधिक होती है, इससे भी अधिक होती है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरा भी हौसला ऐसे ही बना रहे। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम डेली आप लोग को लिए ऐसे प्रश्न लाते रहेंगे। क्योंकि ये सारा चीज़ हमको ही मेंटेन करना पड़ता है। और पीपीटी भी खुद से हम बनाते हैं, वीडियो भी हम भी रिकॉर्ड करते हैं, सारा चीज़ हम ही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मिस्टेक हो जाएगा तो कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा। चलिए तो सभी को जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में छठा सेट लेकर। जय हिंद।